मृग तृष्णा अध्याय 43। रीना, 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 दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूं, परवेज। बापू तो इस समय बंगले में ही हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझे बस 15-20 मिनट के लिए यहाँ रुकना है रीना। पुलिस मेरे पीछे है। बस इंस्पेक्टर के जाते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब इंस्पेक्टर अतुल सचान बंगले पर पहुंचा था तो उस समय परवेज बंगले में ही था। उसके आगमन के बारे में जानकर वो उसी समय वहां से भाग आया था और बंगले के पास में मौजूद अपने मातहत रामू की खोली की ओर चला गया था। परवेज स्वभाव से एक कायर लेकिन अपने बाप की तरह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था। रीना रामू की 18 वर्षीय कन्या थी। वो भली भांति जानती थी कि परवेज और उसका मंत्री बाप अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन कुछ भी सही, पर वे दोनों मालिक थे। रीना और उसके बापू की रोजी रोटी तो उन्हीं के रहमो करम पर आधारित थी। अतः इच्छा ना होते हुए भी उसे दरवाजा खोलना पड़ा, क्योंकि वो एक नौकर की बेटी थी। जबकि परवेज बदचलन ही सही, लेकिन उसके पिता का मालिक और एक मंत्री का बेटा था। परवेज ने आते ही सांकल चढ़ा ली और एक चारपाई पर बैठ गया। परवेज बाबू, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। परवेज ने हामी भरी। रीना किचन की ओर चली गई। किचन क्या, एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था वो चाय बनाने लगी कि अचानक परवेज आकर वहीं किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और रीना को अजीब निगाहों से घूरने लगा। परवेज बाबू, आप यहाँ क्यों आ गए और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? रीना मन ही मन कांप कर रह गई थी, लेकिन किसी प्रकार उसने अपनी घबराहट छिपाकर मुश्किल से ये शब्द कह पाई थी। कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम चाय कैसी बनाती हो। परवेज वहीं खड़ा रहा, जबकि रीना डरते डरते शांति से अपने काम में लगी हुई थी। रीना, आज तुम्हारे बापू तो घर पर है नहीं, क्या ना हम दोनों आज एक हो जाएं? परवेज बाबू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आप बाहर कमरे में बैठ जाइए, मैं चाय लाती हूँ। रीना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। परवेज के एक एक शब्द से चापलूसी झलक रही थी और उसकी आंखों से गंदगी उबल उबल कर बाहर आ रही थी। मैं ऐसी नहीं हूं, आप चाहते क्या हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूं। अभी समझाता हूं रीना, कहते हुए परवेज ने रीना को दबोच लिया। उसके हाथ से चाय भरा प्याला टूटकर जमीन पर गिर गया। पाश्विकता और कोमलता का संघर्ष जारी था। पाश्विकता मजबूत होती है और जीत भी उसी की होती है जो मजबूत होता है। कुछ समय पश्चात परवेज ने रीना को लाश की तरह एक कोने में फेंक दिया और अब वो बेहद संतुष्ट नजर आ रहा था। देखो रीना, जो होना था सो हो गया। अब चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेना, अन्यथा तुम्हारे बापू को न केवल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बल्कि मैं तुम दोनों बाप बेटी को जान से मरवा दूंगा। रीना सुनती रही और सिसकती रही। समझ गई या नहीं समझी? वो कुछ नहीं बोली। ध्यान रखना, अन्यथा बहुत पछताओगी। ये कहकर उसने अपनी जेब से 100-100 के नोटों की गड्डी डालते हुए कहा, ये लो, नए कपड़े बनवा लेना, और यदि मुझे अक्सर ऐसे ही खुश करती रहोगी ना, तो और भी गड्डियां मिलेंगी।
रीना परवेज के ये शब्द सुनकर तड़प उठी। उसके तन बदन में और मन में परवेज के लिए घृणा भर चुकी थी, पर वो कुछ भी ना बोली। परवेज चला गया। रीना उठी और कपड़े पहन लिए। पहले तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब शांत हुई तो अनंत शून्य में खो सी गई। भावहीन चेहरा, कांतिहीन आंखें। अचानक वो कुछ लिखने बैठ गई। लिखती गई और रोती गई। शायद उसका हृदय उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने वृद्ध और कमजोर बापू को इस विस्तृत और क्रूर संसार में अकेला छोड़कर जाना चाह रही है। अब वो कैसे रहेंगे? ये प्रश्न मस्तिष्क में आते ही उसकी लेखनी कुछ पल के लिए ठहर गई। वो सोचने लगी कि जब बापू खांसेंगे तो उन्हें पानी कौन देगा? जब वे बीमार पड़ेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरे अतिरिक्त इस संसार में उनका कौन है? न जाने क्या क्या सोच रही थी वो मासूम और निर्दोष लड़की। अंतर मन उसे रोकता तो वही मन उसे आत्महत्या को प्रेरित करता। रीना भी ऐसे भारतीय समाज का हिस्सा थी जहां मर्दों पर तो कोई बंदिश नहीं होती है, पर स्त्री को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपनी जान से बढ़कर अपने स्त्रीत्व की रक्षा करना। और इस मूढ़ समाज के लिए स्त्री का अस्तित्व उसके पैरों के बीच में समाया हुआ है। मर्द को जन्म देने वाली, अपने बच्चों को पालने वाली, भाई को प्रेम करने वाली या पूरे परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री का अस्तित्व इस समाज को नजर नहीं आता। बलात्कार होने के बाद दोषी को सजा हो या ना हो, लेकिन स्त्री के हिस्से में नरक ही आना है और पूरे समाज की प्रवंचना। कई बार तो लोग बदनामी के डर से रिपोर्ट तक नहीं लिखाते और दोषी को सरेआम खुला घूमने का लाइसेंस मिल जाता है। और वास्तव में ये सही करते हैं, क्योंकि ऐसी किसी भी घटना के बाद हमारे महान और सभ्य समाज का निशाना स्त्री ही होती है, पुरुष कभी नहीं। भले ही कानून उसे ही क्यों ना दे दे सजा। घटना में रीना का दोष बिल्कुल ना था। वो पीड़ित और प्रताड़ित थी, पर हाय, हतभाग्य कन्या बेचारी खुद को अपवित्र मान बैठी थी। ये हमारे समाज द्वारा स्त्री को दिया गया वो ज्ञान था जिसे कायदे में कचरे की टोकरी में होना चाहिए था। अंततः आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले रीना के मन ने विजय प्राप्त की। वो भावावेश और अपराध बोध में गलत निर्णय की ओर चल पड़ी। एक बार पुनः उसकी लेखनी कागज पर फिसलने लगी। वो एक सुसाइड नोट लिख रही थी, शायद इसलिए भी कि जिससे परवेज को सजा मिल सके। अपने बूढ़े पिता के नाम, इंस्पेक्टर अतुल सचान के नाम। अध्याय 43 समाप्त होता है।